Mr. Naveed Darrow, Rana Mubashir Iqbal, Chaudhry Iftikhar Nazir, Mr. Muhammad Anwar, Ms. Asiya Azim, Ms. Shugufta Jamani, Makhdoom Jamilul Zaman, Mr. Dr. Samina Matloob, Dr. Ramesh Kumar Vankwani, Rana Iradat Sharif Khan, all have requested for the leave. Is leave granted as per their request? Granted. Item number 2. जी मुश्ताक अहमद साहब, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। मिस्टर स्पीकर, कल खुदकश हमला हुआ है ट्राइबल एरिया में और उसमें अली मस्जिद, उसमें एक एएसआई अदनान अफरीदी शहीद हो गए हैं और अली मस्जिद के अंदर जो एक मस्जिद थी, अल्लाह का घर था, वो भी उसके अंदर शहीद हो गया है। मिस्टर स्पीकर, ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है और कबायली अजला बदतरीन बदअमनी की तरफ जा रही। चंद दिन पहले आपने देखा कि तहसील बाड़ा में तहसील पर हमला हुआ, उससे पहले तहसील बाड़ा के अंदर बाड़ा पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हुआ, मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। मिस्टर स्पीकर, बड़े पैमाने पर बदतखोरी, टारगेट किलिंग और बम धमाके हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। कल तिरा के अंदर अमन मार्च था, सफेद परचमों के साथ हजारों लाखों लोग हर किस्म की तफरीक से बालातर होकर अपनी मिट्टी पर अमन के लिए, अपने बच्चों के लिए अमन के लिए निकले हैं। मिस्टर स्पीकर, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, आप हाउस, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, इस हाउस के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा हैं। कबायली अजला बिलखसूस खैबर जिले के अवाम आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से, इस ईवान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि उनको अमन दिया जाए। मिस्टर स्पीकर, लोग पूछते हैं कि जब बाढ़ है, जब फौज है, जब एफसी है, जब पुलिस है, जब इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जब सूबाई हुकूमत है, जब वफाकी हुकूमत है, तो बदअमनी क्यों खत्म नहीं होती? खुदकश धमाके क्यों खत्म नहीं होते हैं? टारगेट किलिंग क्यों खत्म नहीं होते हैं? हमारे बच्चे कब तक रोते रहेंगे? हम कब तक जनाजे उठाएंगे? लोग थक चुके हैं, लोग परेशान हैं। मिस्टर स्पीकर, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, मैं उनकी फरियाद आपके सामने रख रहा हूं, मैं उनके दर्द इस ईवान के सामने रख रहा हूं। कबायली अजला को, बाड़ा के अवाम को, अली मस्जिद के अवाम को, तिरा के अवाम को अमन दो, जिस तरह भी हो उनको अमन दो। वो मजीद खून बहना नहीं देखना चाहते, वो अपने बच्चों को रुलाना नहीं चाहते, वो अपने खवातीन को रुलाना नहीं चाहते, वो जनाजे उठाते उठाते और कब्रें बनाते और अपने मुर्दों को दफनाते थक चुके हैं। खुदा के लिए मिस्टर स्पीकर, इसके ऊपर कोई रोलिंग दे। बहुत बुरा हाल है लॉ एंड ऑर्डर का, बदतरीन किस्म की दहशत गर्दों का राज है, मुकम्मल तौर पर हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। थैंक यू। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सेनेटर की जो तशवीश है वो बिल्कुल बजा है और ये दहशत गर्दी की लहर जिसकी लपेट में हमारा मुल्क बड़े अरसे से है, जिसमें पाकिस्तान के अवाम ने जानी माली हर किस्म का नुकसान उठाया, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी आर्म्ड फोर्सेस ने, मैं समझता हूँ कि जानों के नजराने पेश किए और इसके ख़िलाफ़ जो है वो सीना सपर हुई। मैं तवक्को करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हर लेवल पे जो है इसका मुकाबला किया जाएगा। मैं अब दरख्वास्त करूँगा जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब से कि जो इस वाक़े में शहीद हुए उनकी दुआएं मग़फ़िरत करें और ये भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला दहशतगर्दी से पाकिस्तान को बचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगार आलम, पुलिस के जवान जो शहादत का मर्तबा पा चुके हैं उनकी शहादत को अब दरबार आलिया में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, हमारे मुल्क को इस दहशत गर्दी से पाक फरमा। परवरदिगार आलम, जो लोग इस मुल्क में दहशत गर्दी करना चाहते हैं इसको नीस्त नाबूद फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहु वरहमहु वला तुअज़्ज़िबहु वजअल क़ब्रहु रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह व अस्किनहु फ़िल जन्नतिन नईम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। मैं आपको अभी माइक देता हूं, पहले रिक्वेस्ट है ये, मैं उनको
प्लीज आपके तरफ आता हूं, बिल्कुल आप तशरीफ रखें, अपनी बारी पे लेना, तशरीफ रखें। एक तरीकाकार है, देखें अभी तक तो आपने बटन भी नहीं प्रेस करा, लेकिन मंदोखेल साहब, कादर खान मंदोखेल ने आपसे पहले किया, इसके बाद आपको, आप तशरीफ रखें, कोई फिक्र की बात नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। यकीनन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायदियानियों को काफिर डिक्लेयर करके और उस वक्त कहा कि मैं अपनी मौत के परवाने पे दस्तखत कर रहा हूं, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में जो मजहबी जनून या जो मगरब में इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उसके खिलाफ जो भी करारदाद हो सकते थे वो पास कराए। मगर क्या बात है आज कि आज कुरान की बेरुमती हो रही है और इस ऐवान की तरफ से ऐसे कोई ना कोई रेजोल्यूशन आया, ना उस तरह कोई स्टेप आया। क्या हम भूल गए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान कुर्बान करके इस कायदियानियों के खिलाफ और मगरब के खिलाफ जो स्टेप लिए है, उस लिहाज से मैं समझ रहा हूं आज हमें पूरे इस ऐवान को यकजा होके, चाहे स्वीडन हो चाहे दूसरा कोई मुल्क हो जो कुरान की बेरुमती कर रहा है, मैं समझ रहा हूं कि इससे बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है, हमारे लिए और कुछ नहीं है। अगर जो हमारे मजहब को मेले आंखों से देख रहे हैं, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी खुतबा का भी हवाला देते हुए ये अर्ज करूं कि आप किसी की मजहब को गाली नहीं दें, क्योंकि बदले में वो आपको गाली दे सकते हैं। तो फिर क्या बात है कि ऐसे मुसलमान हम इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि अक़लियत में तमाम मज़ाहिब के जो लोग हैं, उनके जो भी एक रूहानी या जो भी उनकी शख्सियत या जो भी मुक़द्दस किताबें हैं, उनका हम पूरा का पूरा ख्याल रख रहे हैं। क्या बात है कि इस तरह मगरिब में आए दिन कुरान के खिलाफ, आए दिन मस्जिदों के खिलाफ इस तरह के प्रोपेगेंडे होते जा रहे हैं, और बैसत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम इस पे खामोश है। हमने एक लफाजी को कहते हैं, इस्लाम कहते हैं कि अगर आप जुल्म देख लो तो ताकत से रोको, दूसरा दर्जा ये है कि आप जबान से रोको, और आखिरी दर्जा ये है कि आप दिल में बुरा कहो। क्या अब हमने ऐसे लोगों के खिलाफ या ऐसे ममालिक के खिलाफ दिल में बुरा मानना जो ना हमने शुरू कर दिया है? मैं ऐसा आवाम से एक मुतालबा कर रहा हूँ आज के सेशन में, जनाब स्पीकर आप रूलिंग दे, स्वीडन हो या कोई भी मुल्क हो, उनके सफीर को बुला के और उनके सख्त सरजनश करके उसको पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ जो भी मगरब सरपेरा है, या मैं समझ रहा हूँ कि इस्लाम एक अमन का एक मजहब है जो दर्स में देता है, चाहे वो तबलीग की सूरत में, चाहे कुरान के अहकामात की सूरत में, मुसलमान बैसत उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुफार या उन ममालिक जो इस तरह हरकतें कर रहे हैं, उनके हमारे मुल्क में इनकी सफीरों की या सफारती ताल्लुकात की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस हवाले से रूलिंग दे, ताकि हम भी और बैसत मुसलमान ये फख्र से कह सके कि असम्बली ने कोई न कोई कार्रवाई की। थैंक यू जी मंदोखेल साहब, आपकी इतला के लिए कि जॉइंट सेशन में इससे ये जो कभी वाक़या हुआ आज, इस पे पूरी आलम इस्लाम जो है वो गुस्से में है और दुख में है, इस पे यहाँ रेजोल्यूशन हुआ है, और वो मेरा ख्याल है शायद उस दिन आपकी नज़र से नहीं गुजरा या आप थे नहीं यहीं पे, इसको हमने कंडेम किया है और हुकूमत ने आपकी बात सुन ली है, मैं समझता हूँ। विनेश कुमार साहब, सेनेटर विनेश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आला स्पीकर साहब। गुज़िश्ता दिनों सिंध के इलाके गौसपुर में वहाँ के कच्चे के डाकुओं ने हमारे एक मंदिर पर हमला करके उसमें तोड़फोड़ की, उस पर मार्टर गोले बरसाए हैं। जनाब आला, कुछ दिनों से सीमा हैदर का केस चल रहा है। सिंध के डाकुओं ने सिंध के हिंदुओं को धमकी दी है कि अगर आप लोग ने सीमा हैदर को बाजियाब ना करवाया तो आपके मंदिरों की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और आपको मजबूर किया जाएगा कि यहां से इंडिया हिजरत करके जाए। जनाब आला, ये क्या मजाक है? हम पाकिस्तान के झंडे का सफेद हिस्सा है, पाकिस्तान हमारी मां है और हमें ऐसी धमकियां दी जा रही हैं। जनाब आला, हम कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ इंडिया टेढ़ी नजर से देखता है तो सबसे पहले दिनेश कुमार का खून हाजिर होगा। मगर जनाब आला, ये क्या नाइंसाफी है कि दिल्ली हमें कच्चे के डाकू धमकी दे रहे हैं। मैं तो चाहता, मुझे खुशी होती कि मुश्ताक साहब ये पॉइंट उठाते जो 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 कहते
मियां मिट्ठू है वो डायरेक्ट धमकी दे रहा है कि जो हिंदू हैं, सिंध के हिंदू हैं, वो जाकर सीमा हैदर को बाजियाब कराए, वरना उनके लिए सिंध की धरती तंग कर दी जाएगी। जनाब ये कहां का इंसाफ है? और इस पर आज तक किसी ने आवाज बुलंद नहीं की। मैं कहता हूं मुश्ताक साहब, आप मियां मिट्ठू की तारीफ करते थे तो इसकी भी मजम्मत करें। मेरे पास उसका वीडियो पैगाम है जिसमें हिंदुओं को धमकी दी गई है जनाब आला। वहां से घोटकी के हिंदू, कंदकोट के हिंदू, जेकाबाद के हिंदू अब बेचारा अपनी मजहबी इबादत गाहों में नहीं जा रहे क्योंकि उनको खुल्लम खुल्ला धमकी दी गई है कि उनके मंदिरों को वाटर गोलू से, उनके मंदिरों को बमों से उड़ा दिया जाएगा। जनाब आला, यहां पर क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? हमारा इस मुल्क पर हक नहीं है? या हमने सीमा हैदर को भगाया था? मुझे बताएं। और अगर ये अंजू इधर आती है, सीमा इधर आती है, ये तो उनके काम है, यहाँ के हिंदुओं का किसी की नहीं। हमने उस चीज की भी मजम्मत की थी, मगर जनाब आला मुझे अफसोस होता है हमारी असेंबली में कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, इस वाक़े की मजम्मत नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूं जनाब आला आप रूलिंग दे, सिंध गवर्नमेंट को कहे कि इन लोगों को जिन्होंने वहां के हिंदुओं को धमकी दी है, जहां पर उन्होंने मजमूम हरकत की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। लेकिन पहले मैं इनकी तो सुन लूं, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जनाब कैसुमल खीलदास। हाँ जी सर, स्पीकर साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने इस ज्वाइंट सेटिंग में मुझे भी बात करने की मौका दिया। मेरे सेनेटर हमारे कुलीग दिनेश कुमार ने जो बात की, मैं उसकी मुकम्मल तायद करता हूँ और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, मसीह, सिख, तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हम बराबर के शहरी हैं। जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो दस्तावेज़ मौजूद है 11 अगस्त की स्पीच का, हमारा भी उतने ही हुकूक हैं। मगर कुछ लोग इस मुल्क के जो दुनिया में जगहसाई करते हैं, चंद लोग जो शरपसंद हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं। सर, आप चले सखर, कश्मीर, कंदकोट, राजनपुर, यहाँ जो कच्चे के डाकू हैं, वहाँ पे मुसलमानों के लिए भी उनकी ज़िंदगी, जो शरीफ लोग हैं, उनकी ज़िंदगी अजाब बनाई हुई है। तो इन वजह से जिस तरह ये दिनेश साहब ने कहा, सीमा का जो वाक़या लेकर चंद शरपसंद, चंद दहशतगर्द डाकू जो है वीडियो बना रहे हैं, इससे हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। हम हिंदू अपनी धरती के लिए जान दे सकते हैं, हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे। और मैं अपने भाइयों को जो कहते हैं कि हालात खराब है, हम नकल मकानी करें, तो वहाँ का मुसलमान कहाँ जाए? हालात खराब है, सबके लिए हैं। अगर हमें कोई निशाना बनाएगा तो वो सोच ले, वो दहशतगर्द, वो गुंडे, ये धरती ना हमने, हमारे बड़ों ने छोड़ी। हम मोहन के दड़ों से यहाँ आबाद हैं, हम 5000 साल से यहाँ आबाद हैं। ये धरती हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है। और हमें पाकिस्तान का अहमियत दुनिया को भी बताएंगे कि पाकिस्तान में रहने वाले इसी तरह बोलते हैं, इस ऐवान में वो सब आज़ाद है। तो ये जो मामला है सिक्योरिटी का है, ये सर रियासत का काम है। अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने जो पाकिस्तानी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे। क्यों नहीं इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाता? मैं कहता हूँ पाकिस्तान की फौज से टारगेट ऑपरेशन कराया जाए उन डाकुओं के खिलाफ, उन दहशतगर्दों के खिलाफ, और वो आए। जैसे पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ है, उसी तरह डाकू में खात्मा होगा। नवाज शरीफ ने पहले सिंध से डाकुओं का खात्मा किया था, तो अब क्यों नहीं हो सकते? अब भी हो सकता है। हुकूमत की रिट हो, सिंध हुकूमत के साथ वफाक मिलके वहां पे ऑपरेशन हो, रेंजर्स और फौज को बुलाया जाए। ये डाकू राजनपुर, कश्मीर, कंदकोट और जैकबाद से निकल जाएंगे। ये पाकिस्तान महफूज है। हम इस पाकिस्तान का दुनिया में इमेज बेहतर करेंगे। हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है, हम इसकी इज्जत बढ़ाएंगे। वो इसलिए बढ़ेगी जब यह कानून की रिट होगी, जब आइन पे अमल होगा, जब पाकिस्तान के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जी है पाकिस्तान। थैंक यू। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। जी हाँ, शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये दस्तूर पाकिस्तान है, आईन पाकिस्तान इसको कहा जाता है। इसमें 25 करोड़ अवाम, जिसमें चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्ध मत हो, चाहे जिस मजहब से भी उनका ताल्लुक़ हो,
वो इस धरती के, इस मुल्क के, इस आइन के तहत शहरी हैं और उनके हुकूक हैं। जहां तक मेरे भाइयों ने जो मसला यहां उठाया, जनाब स्पीकर, ये दर हकीकत हिंदुओं के लिए धमकी नहीं है, ये आपके आइन के खिलाफ धमकी है। ये हुकूमत पाकिस्तान के रिट को चैलेंज करने की धमकी है। ये आपकी हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ हुकूमत होते हुए, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस होते हुए, एक कच्चे के डाकू जिसके खिलाफ आपने कई ऑपरेशन दीगर इलाकों में किए, हमारे सूबे को आपने ऑपरेशन गाह बना दिया, लेकिन अभी तक इन डाकुओं के खिलाफ क्यों ऑपरेशन नहीं किया जाता? यही वजह है कि आज वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि आप हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ जो इस आइन में उनके हुकूक दिए गए हैं, हम आपके साथ हैं, आप परवाह न करें। कोई भी मंदिर पर हमला नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। जब तक जमात इस्लामी इस मुल्क में मौजूद है, हम आपके साथ हैं, हम अक़लियतों के साथ हैं, हम हिंदू बिरादरी के साथ हैं, हम सिख बिरादरी के साथ हैं, हम ईसाई बिरादरी के साथ हैं। आइन में दिए गए हुकूक को इंशाअल्लाह हम उनको दिला कर रहेंगे। थैंक यू मौलाना साहब। हम सब लोग आइन के साथ हैं, हम सब लोग अपनी अक़लियतों के साथ हैं और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जी जनाब गौस बख्श महर साहब बात करना चाह रहे हैं। मेहरबानी स्पीकर साहब। सर, हम अपनी हिस्ट्री लेते हैं 47 से लेके 58 तक। कभी कभी जब हम खाना ज़्यादा खा के आते हैं तो बड़ा कंडेम करते हैं उस टाइम को। मैं कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ हूँ, मैंने सारा ज़माना ये देखा है। मैं 77 से लेके MPA बनाऊँ और बाद MNA बनाऊँ। मैंने जो देखा है, मैंने जो समझा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, इस पर ह्यूमन राइट वाले भी नाराज़ होंगे, रोशन ख्याल लोग भी नाराज़ होंगे, रोशन ख्याल लोग भी नाराज़ होंगे, प्रोग्रेस लोग भी नाराज़ होंगे, मेरे भाई भी मेरे से नाराज़ होंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि 58 तक जो टाइम था वो इस दौर से अच्छा था। हालांकि साल में प्राइम मिनिस्टर चेंज होता था, लेकिन लोग उसकी तारीफ करते। फिर उसके बाद में जो टाइम आया उसको भी हमारे इस दौर से बेहतर समझते हैं। फिर उस दौर से बाद में जो टाइम आया उसको भी बेहतर समझते हैं। फिर उस दौर से टाइम आया, सब पिछले दौर को बेहतर समझते आ रहे हैं। ये वजह क्या है? मैं बात करने के लिए तबसरा ये तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बात करने के तैयार हूँ कि रोशन ख्याल, रजा रबानी जैसे लोग मेरे साथ बैठे, ये मेरा दिमाग गलत हो गया है, मैं नहीं समझ रहा हूँ, या कुछ खराबी हो गई है। तो इस दौर में जब इतने हम प्रोग्रेस हो गए, जमहूरियत सब कुछ हमारी आंखों पर चल रही है, फिर हम आराम से हमारे लोग क्यों नहीं बैठ रहे? फिर क्यों है क्राइम? इतने फ्लड आए, इतने नुकसान हुए, हमारे इलाके में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, उसी पुरानी चीज़ों पर हम चल रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि रोशन ख्याल हमारे वकला या सोशल सोसाइटी के लोग बैठे इस पर तज्जिया करें कि हमारा पुराना जो नाकिस निज़ाम था वो बेहतर था या ये बेहतर है। अंग्रेज़ के निज़ाम को भी हम कंडेम करते हैं, इस्लामी निज़ाम को भी कबूल नहीं करते हैं, सोशल निज़ाम को भी कबूल नहीं करते हैं, प्रोग्रेसिव नमाज को नहीं करते हैं, सूफी निज़ाम को भी कबूल नहीं करते। तो किसको कबूल करेंगे? आपस में से बिठा कर लीडर अपोजिशन करके जमहूरियत बैठ के चलाएंगे, इसको कबूल करेंगे? इसको कोई मानेगा? दुनिया हंस रही है हमारे पर, हम घर से निकल नहीं सकते, इतना लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। पहले जमाने में मैं माफ करना, मैं एक अभी कोई पिछले महीने गुजरा एक इलाके में, वो एक आदमी का शिकार गाह था, 3-4 किलोमीटर। तो उधर अगर सर जरा सुनिए, सर बाद में देखे, सर सुनिए स्पीकर साहब, उस इलाके में चोरी नहीं होती थी, शिकारगाह था, जंगल था, चोरी नहीं होती थी। अब इधर रोड है, हम दिन को गाड़ी नहीं चला सकते। क्यों? जो नाकिस निजाम था, फ्यूडल निजाम था,
बुरा निज़ाम था, शरई चीज़ें उसमें शरई से लोग फैसले करते थे, तो उस वक्त इधर डाकू नहीं आ सकते थे। अभी हम दिन को गाड़ी नहीं चला सकते। क्यों नहीं गवर्नमेंट बैठ के इस चीज़ पर गौर करे कि उस पुराने निज़ाम में, ख़राब निज़ाम में, नाक़िस निज़ाम में, शरई निज़ाम में क्या खराबी थी जो हमने इम्प्रूवमेंट की है, अभी हम निकल नहीं सकते। थैंक यू। तो मैं आपको गुजारिश करूँगा, अभी हमारा असेंबली का टाइम पूरा होने वाला है, 8 तक है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं खड़े होंगे, कुछ लोग हार जाएंगे। मेहरबानी करके अगर आप में ये है पार्टियों का एतमाद आप पर, तो 4 लोगों को बिठाएं, बैठ के बात करवाएं। हम पीछे वाले निज़ाम को क्यों खराब समझते, उस पर डिस्कस क्यों नहीं करते? थैंक यू मेयर साहब, उसको आपका क्यों नहीं? पॉइंट आ गया। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। May I have the attention of the House? It is brought to the attention of honorable members that a group of students and their faculty members from Alpha Schools and Colleges, Islamabad, are sitting in the visitors gallery. We welcome them. And may I have your attention once again? It is brought to the attention of the honorable members that a group of members from We Fixers organization are sitting in the visitors gallery. We welcome them. मैं अब बटन दबा हैं? मैं 1 मिनट आपकी तरफ आता हूं जनाब वाला, 1 मिनट। मैं कैसर अहमद शेख साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं आपकी तवज्जो एक इंतहाई अहम तरफ आपके वसासत से प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जो ये दरिया का जो चनाब का सैलाब अभी आया है, वो क्योंकि एक हमने पुल बनवाई है पिछले कुछ दिन पहले, दोस्त मोहम्मद ब्रिज, उसकी वजह से दरिया कटाव मार रहा है और हमारा पूरा इलाका जो है एक मौजा सांबल दरिया बुर्द हो गया। सारे उसके जितने भी घर थे वो दरिया लेके चला गया है और कटाव मार रहे हैं और मुख्तलिफ देहात, 6 वहाँ पे देहात हैं जिसमें मुख्तलिफ सड़क तक दरिया आ चुका है। मैं ये चाहता हूँ, मैं तवज्जो दिला रहा हूँ, आज मुझे तवक्को है, मैंने सुना है शायद चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब वहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, जनाब मोहसिन नकवी साहब, और ये इसके अलावा हमारा एक हरसाबुल्ला का जो हरसाबुल्ला भी जो है वो भी है कि वो भी दरिया बुर्द हो जाएगा। तो जनाब स्पीकर, ये एक इंतहाई गरीब लोगों के घर भी चले गए, उनके जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो भी चली गई और दरिया पूरे का पूरा कटाव लगा रहा है। तो ये ब्रिज की वजह से या बंद बांधा जाए, उसका कोई इंतज़ाम प्रॉपर किया जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो भी आपके थ्रू और चीफ मिनिस्टर साहब की भी कि ये मेरी बात हुई है आपाशी, जो महकमा आपाशी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी हमें इसका तावन का यकीन दिलाया और हमारे रेलिवेंट डीसी साहब, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। वहाँ जो ज़िली इंतज़ामिया है वो भी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मैं आपकी वजाहत से, क्योंकि एक ऐसा मामला है जो कि इंतहाई हम गरीब वहाँ जो लोग हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो उनका आपकी वजाहत से मैं ये रेलिवेंट डिपार्टमेंट की तवज्जो दिलाता हूँ कि इसका कोई सद्देबाब किया जाए। ये हर साल और कटाव लग रहा है दरिया का। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। ऑनरेबल मेंबरान पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे बात करना चाहते हैं, तो चले मैं जो इम्पोर्टेंट है 1-2 पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स वो ले लेता हूँ, जिसमें जनाब मोहतरम हदायतुल्लाह खान साहब, सेनेटर हदायतुल्लाह खान साहब, फिर आदनाई का। शुक्रिया जनाब चेयरमैन स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर साहब, आपके तवज्जो एक ज़रूरी मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ, और वो ये कि आपके हाउस में 12:30 बजे का टाइम दिया जाता है, तो मेरे ख़्याल में 2 बजे अभी इजलास शुरू हुआ। तो ये इसके ऊपर भी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ वक्त की इस तरह कदर ना हो तो फिर मेरे ख़्याल में दूसरे लोगों से हम क्या तवक्को रख सकते हैं। दूसरी है कि मैं देखता हूँ तो सारे तकरीबन सेनेट के अरकान आए हैं, यहाँ पे तकरीबन सेनेट के चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं,
और कौमी असम्बली के लोग बहुत कम मेरे ख्याल में तादाद में आए हैं, तो इसके ऊपर भी सर आप एक्शन ले लें। दूसरी बात यह है कि सर मैं जनाब स्पीकर साहब, मैं खैबर ज़िला में जो वाक़यात हो गए हैं दहशतगर्दी के, उसमें एक नौजवान एएसआई शहीद हो गया और साथ साथ एक मस्जिद भी शहीद हो गया। तो यहाँ पे तो हम उठ के स्वीडन के ख़िलाफ़ बात करते हैं, दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन हमारी इस मस्जिद के अंदर कुरान पाक के नुस्खे भी मौजूद थे और वो भी बेदर्दी से मतलब है कि उनको शहीद किए गए। तो वो तो हमारा हक़ है कि हम उसके ऊपर भी बात भी करें और उसके ख़िलाफ़ उठे भी, लेकिन कम अज़ कम इस तरफ भी सोचना चाहिए। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। थैंक यू। आजकल ये खैबर पुख्तनख्वा में दहशतगर्दी का एक और लहर उठ रहा है। उस दिन आपने देखा होगा सर सोशल मीडिया पर एक वहाँ पे DPO रो रहा था, जो हमारा IG साहब गए वहाँ तो वो रो रहे थे और इसको बार बार ये कह रहे थे कि हम कब तक ये जनाजे उठाएंगे, हमें एक साथ जगह दिखाओ कि हमें फरियाद करें वहाँ पे। तो ये एक बहुत ख़तरनाक तरफ के हम जा रहे हैं। फिर ये दौर में जो कुछ हो गया 2008 से 2013 तक, वहाँ पे पीपल्स पार्टी का और NP का हुकूमत थी हमारे सूबा खैबर पुख्तनख्वा में। वहाँ पे हमने तो हालात का मुकाबला किया, हमारे बड़े लोग शहीद हो गए, बशीर अहमद बिलौर शहीद हो गए, हारून शहीद हो गए, उसके अलावा हमारी महब इफ्तिखार हुसैन का एक बेटा शहीद हो गया और कारकुन जितनी तादाद में थे बहुत ज़्यादा शहीद हो गए। हमने कुर्बानियाँ दी, लेकिन अब मौजूदा हालात में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इसके लिए कोई ऐसा हिकमत अमली बनाई जाए कि इस दहशतगर्दों का मुकाबला भी हो और इनके हालात को हम ठीक तरीके पे चला सके। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। राना कासिम नून साहब, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। थैंक यू मिस्टर स्पीकर सर। जनाब स्पीकर, मैं आपकी इजाज़त से इस ईवान बाला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बिलखसूस जनाब स्पीकर चेयरमैन सेनेट का और स्पीकर ऑफ दिस अगस्त हाउस का कि सेनेट ने जो बिल हमने यहां कंसेंसस से पास किया था, तो चेयरमैन सेनेट की खसूसी काविशों के नतीजे में कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का बिल सेनेट ने भी पास किया है यूनानिमसली। हम खराज तहसीन पेश करते हैं ईवान बाला के अरकान को भी और इस हाउस को के अरकान को भी। जनाब स्पीकर, आपको पता है फ्रॉम द लास्ट 5 डेकेड्स, जब से 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना आज तक ये सुकम था, ये टूथलेस पार्लियामेंट थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि हमने इस ईवान की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए जो सबसे बेहतर कानून साजी हुई वो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का बिल है। इससे ईवान के तकद्दुस में इजाफा होगा, इसकी सैंक्टिटी में इजाफा होगा और हमारी स्टैंडिंग कमेटीज जो हैं वो फंक्शनल होंगी। जब स्टैंडिंग कमेटीज फंक्शनल होगी तो पार्लियामेंट एक्टिव होगी। मैं एक दफा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू मिस्टर स्पीकर सर। सेनेटर मियां रजा रबानी साहब। जनाब स्पीकर, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ और आपके तवस्सुत से मैं हुकूमत की तवज्जो चाहता हूँ और वो ये है कि जनाब स्पीकर, आपको इस बात का इल्म है कि अभी हालिया बजट और उसके बाद जुडिशरी की जो तनख्वाहें थीं उनमें इजाफ़ा हुआ। ग्रेड 18 से लेके 21 तक की जो तनख्वाहें थीं उनमें इजाफ़ा हुआ और इसी तरह जो कुछ सिक्योरिटी के अदारे थे उनको आर्मी की
जो तनख्वाहें थीं वो दी गईं। लेकिन इसमें जो अफसोस की बात है जनाब स्पीकर, वो ये है कि जो मिल मज़दूर है उसकी तनख्वाह में कोई इजाफ़ा खातिर ख्वाह नहीं हुआ, और इसके बरक्स कल और आज किया जा रहा है कि जो PIA के कम तनख्वाह वाले मुलाजमीन हैं उनको जो है वो तंग किया जाए, ताकि जो बातें की जा रही हैं जिसकी हम मुखालफत करते हैं और इंशाअल्लाह अमली मैदान में भी मुखालफत करेंगे कि अगर PIA की निजकारी हो तो फिर मुलाजमीन का जो मसला है वो ना हो। लिहाजा आपके तवस्सुत से मैं हुकूमत की तवज्जो इस बात पे दिलाना चाहता हूं कि जो आज बोर्ड मीटिंग है उसके एजेंडे में PIA के मुलाजमीन की जो तनख्वाहों का इशू है उसको शामिल किया जाए। शुक्रिया। थैंक यू। जी जनाब हुमायूं मोहम्मद साहब, मेहमान साहब, हुमायूं मेहमान साहब। जनाब शाह साहब आप। सर मैं 1 मिनट लूंगा। जनाब मुजफ्फर शाह साहब। सर मैं आपका शुक्रगुजार हूं। दरअसल आज इस दोनों ऐवानों के मेंबर साहिबान की मौजूदगी में और उनसे फ़ायदा उठाते हुए एक बहुत ही अहम मसला है और उनका ताल्लुक़ है ज़राअत से। आपको पता है कि पाकिस्तान की ज़राअत का दारोमदार कपास पे बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा होता है। इस साल हुकूमत ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कॉटन की वो 8,000 और